अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 11 को स्टार्ट कर लिया था और हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ लिया था, उसको डिफ़ाइन किया था। क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था और उसके बाद हमने एक थ्योरम किया था 11.1। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ज़ाहिर है कि पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके सब थ्योरम्स में पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही होंगे या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। सो पहला जो थ्योरम था वो हम पैरेललोग्राम के हवाले से कर चुके हैं। जो सेकंड थ्योरम है वो भी पैरेललोग्राम के हवाले से है। सो पैरेललोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम होती क्या चीज़ है। सपोज मेरे पास कोई क्लोज्ड फिगर है, फोर साइडेड। दिस इज़ लेबल कर लेते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। तो पैरेललोग्राम की डिफिनीशन में जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी वो कह रहा था कि अपोजिट जो साइड्स होंगे, सपोज अगर मैं ए बी साइड की बात करूं तो इसकी अपोजिट साइड होगी डी सी या सी डी। ये आपस में पैरेलल होने चाहिए एंड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सिमिलरली दूसरे जो अपोजिट साइड्स हैं सी बी, ये कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होना चाहिए ए डी को। तो साइड के हवाले से ये उनकी डिफिनीशन थी कि इनके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल होने चाहिए। इसी तरह एंगल्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, सपोज वर्टेक्स ए पे जो एंगल बनेगा एंगल ए कह देते हैं, और वर्टेक्स सी पे जो एंगल बनेगा इसको एंगल सी कह देते हैं। इनको भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। क्यों इनको होना चाहिए? बिकॉज ए और सी आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। सिमिलरली बी पे जो एंगल बनेगा और डी वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा ये भी आपस में सिरे को क्या है, अपोजिट है। तो इनको भी मस्ट क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और तीसरी जो बात थी कि इनके जो डायगोनल हैं, एक डायगोनल इसका होगा ए से सी और दूसरा डायगोनल होगा डी से बी, और ये दोनों डायगोनल किसी पॉइंट ई पर सपोज वो कट करते हैं दूसरे को या इंटरसेक्ट करते हैं। सो ए सी डायगोनल जो होगा वो ए से ई तक का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ई से सी तक का कॉन्ग्रुएंट के, बिकॉज वो कहते हैं कि ए सी जो डिफिनीशन है कि ए सी डायगोनल और बी डायगोनल दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी एंगल को या किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली इन टर्म्स में उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे चूँकि ए सी जो है वो कोई डिस्टेंस है, तो यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब होगा कि ए सी डिस्टेंस को टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो इसका मतलब ये होगा कि ए से ई तक का डिस्टेंस और ई से सी तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली दूसरे डायगोनल में बी से ई तक का डिस्टेंस और ई से डी तक का डिस्टेंस वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो ये जो बातें थी ये थी पैरेललोग्राम के हवाले से। अब हम देखते हैं कि 11.2 थ्योरम में वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। 11.2 स्टेटमेंट है, इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और कॉन्ग्रुएंट। कहते हैं अगर किसी क्वाड्रिलेटर के दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों तो इफ से लेकर इस कॉमा तक ये हमारे पास क्या होगी, गिवन होगी। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो क्वाड्रिलेटर होते हैं वो भी फोर साइडेड फिगर होते हैं। अब क्वाड्रिलेटर में रोम्बस भी आती है, रेक्टेंगल भी आती है, स्क्वायर भी आती है और पैरेललोग्राम भी आती है। तो हम कहते हैं कि कोई फोर साइडेड फिगर है ए बी सी डी, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, हम गिवन में कह देते हैं, इन विच टू अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट साइड्स को हम ले लेते हैं, सपोज ए बी का अपोजिट साइड होगा सी डी, और हम कहते हैं कि आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये अपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं और पैरेलल हैं, देन द इक्विलेटरल देन द क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसका जो देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो हमने प्रूफ करनी है। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। सो इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल है, ए को सी से मिलाना है तो दो ट्रायंगल बन जाएंगी। सपोज दिस विल बी ट्रायंगल 1 एंड दिस इज़ द ट्रायंगल 2। तो हमें जो गिवन है कोई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और क्वाड्रिलेटरल एनी फोर साइडेड क्लोज डायग्राम होती है जो या तो पैरेललोग्राम हो सकती है या रोम्बस हो सकती है या स्क्वायर हो सकती है या रेक्टेंगल हो सकती है। अब वो कहता है कि अगर उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों, पैरेलल हों, तो शो करें कि वो पैरेललोग्राम होगी।
तो उसने कहा है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल कांग्रुएंट हों, तो हमने लिख दिया है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और कांग्रुएंट भी हैं, और हमने शो क्या करना है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको प्रूव करते हैं। इसके प्रूफ में हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ये सॉरी ये एक ट्रायंगल है ABC, सपोज दिस इज़ 1, दूसरा ट्रायंगल है 2। अब देखें इनमें से AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो AC अपने आप को कॉन्ग्रुएंट भी होगी, बिकॉज हर चीज़ बार बता चुका हूँ कि हर चीज़ अपने आप को कॉन्ग्रुएंट होती है, या हर चीज़ अपने आप की डुप्लीकेट फोटोकॉपी होती है। सो AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, सो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने एक साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर दी है। इसी तरह गिवन में है कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CD को, और AB जो है वो CD को पैरेलल भी है। तो AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD बाय गिवन से ये दो साइडें जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अब इन दो साइडों को देखें तो ज़रा गौर करें कि मैंने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है दूसरे ट्रायंगल के साइडों को। अब इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। सिमिलरली इस ट्रायंगल में इसका और इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, 2। और हमें पता है कि 1 और 2 आपस में क्या होते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज 1 एंड 2 अल्टरनेट एंगल हैं। अब अल्टरनेट एंगल कहाँ बनते हैं, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर दो लाइनें हमारे पास पैरेलल हों और उनमें से कोई एक एंगल उनको ट्रांसवर्सली क्रॉस कर सके किसी ख़ास एंगल पे, तो जो एंगल प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। यहाँ पे भी AB जो है वो ये वाली साइड जो है AB इज़ पैरेलल टू CD, या में गिवन है, और AC जो है वो उनको सपोज ये है AD और ये है C और ये है A और ये है B, और AC जो है वो उनको क्या कर रही है, AC को हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं। तो ये जो एंगल होगा 1 और ये जो एंगल होगा सपोज 2, ये बस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। और हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में AC साइड को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, AB और CD को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, और एक एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। सो बाय साइड पोस्टुलेट हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल CDA को क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं जो पीछे तीन चीज़ें बच गई हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। बिकॉज अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग होंगे एक दूसरे को, वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हमारे पास एक एंगल बच जाता है, एंगल 3 और एंगल 4। हम कहते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल तो हम कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं, तो 3 और 4 किसी को करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। लेकिन ये तो हमें पता है कि ये तो अल्टरनेट एंगल है जैसा कि 1 2 अल्टरनेट, सर 3 4 भी अल्टरनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 4 अल्टरनेट भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो जो लाइन है AD और BC वो आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहता हूँ कि 3 और 4 जो है, ये 3 और 4 अल्टरनेट एंगल भी हैं, 3 4 अल्टरनेट भी हैं और एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो अल्टरनेट और कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं अगर CB और AD जो है वो क्या हो, पैरेलल हो। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि AD और BC आपस में क्या है, पैरेलल है। अब एक साइड तो हमें गिवन में पैरेललोग्राम की कि AB और CD जो है वो पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट में है। दूसरी साइड हमने शो कर दी है कि ये पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है। सो अगर किसी पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो, तो वो क्या होंगी, वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। सो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। सो ये इसका थोड़ा सा प्रूफ है। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, वो इंतहाई आसान थ्योरम है।
यहाँ पे कहता है, इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ से लेकर द से लेकर इस कॉमा तक ये हमारे पास गिवन होगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात हो रही है तो जाहिर है जब मैं गिवन में लिखूंगा तो कोई ट्राइंगल ड्रॉ भी करूंगा, उसको कोई लेबल भी करूंगा। तो हमने इसको लेबल कर दिया ABC कि हमारे पास ABC कोई ट्राइंगल है। इसके अलावा द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी दो साइड के हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं। ये सपोज मैं ले लेता हूँ AB साइड, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया है D। इस तरह मैं AC साइड ले लेता हूँ, उसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया E। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि दरमियान वाला पॉइंट। अब दरमियान वाला पॉइंट का मतलब ये होगा कि A से D तक का डिस्टेंस और D से B तक का डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए। सिमिलरली A से E तक का डिस्टेंस और E से C तक का डिस्टेंस ये भी सेम होना चाहिए। ये हमने गिवन में लिख दी है और D E को आपस में मिलाना है। ये हमारी हो गई गिवन। अब प्रूफ क्या करना है, कामा के बाद जो स्टेटमेंट है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। 1/2 मतलब आधा। तो हमने ये प्रूफ करना है, ये जो DE लाइन बन गई है ये इस थर्ड साइड को BC को क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और लेंथ में इसकी आधी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। अच्छा इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर मैं सपोज़ AB साइड लेता और BC साइड लेता, इनके मिड पॉइंट्स लेता, तो यहाँ से जो लाइन मिलती है आपस में, ये फिर तीसरी साइड को क्या होनी चाहिए थी, AC को, इस AC साइड को पैरेलल होनी चाहिए थी और लेंथ में हाफ होनी चाहिए थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो दो साइड्स लेंगे, जिनके मिड पॉइंट्स लेंगे, उनको आपस में मिलाएंगे तो उनसे जो लाइन बनेगी वो तीसरी जो साइड रह जाएगी ट्रायंगल की, उसको पैरेलल होना चाहिए और उसके लेंथ में हाफ होना चाहिए। तो ये हमने प्रूफ करना है। सो हमने गिवन में कह दिया कि हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है और D और E जो हैं वो AB साइड और AC साइड के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं, उनको आपस में हमने मिला दी है। ये हमने गिवन में कह दिया है। अब प्रूफ क्या करना है, ये जो DE लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए BC को, एक ये प्रूफ करना है, और दूसरा ये जो DE की लेंथ होगी ये BC की आधी होगी यानी हाफ होगी, और ये हमने प्रूफ करना है। सो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेते हैं, हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं कि DE लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। अब एक्सटेंड कहना चाहें या प्रोड्यूस करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अब DE को कितना एक्सटेंड करें, किस पॉइंट तक एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे कम से कम एक शर्त होनी चाहिए। तो ये बता देता है कि DE को EF के पॉइंट, EF तक इतना, DE को F तक एक्सटेंड करना है, और F वो पॉइंट होना चाहिए कि D से E तक का डिस्टेंस और E से F तक का डिस्टेंस वापस में इक्वल हो। ये उसकी कंडीशंस हैं। तो फिर अगर ये इतना हम एक्सटेंड कर दें तो E को F से मिला लेते हैं और F को वापस C से मिला लेते हैं, तो हमारे पास एक नई ट्रायंगल बन जाएगी EFC वाली। सो हमारे पास तीन ट्रायंगल्स हो जाएंगे अभी, एक ये ट्रायंगल्स ADE, दूसरा CEF, और तीसरी जो है ABC जो हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल थी। अच्छा अब जो है इसको प्रूफ कर लेते हैं मज़ीद। अब जो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं, एक है ADE ट्रायंगल, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं। जो नई ट्रायंगल बनी है CFE ट्रायंगल, इसके साथ इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं। इनमें देखें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा हुआ है कि DE कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए EF को। तो पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि DE कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए EF को, ये कंस्ट्रक्शन है। दूसरा हमने जो गिवन जो हमने लिया था, हमने कहा था कि E जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का। तो मिड पॉइंट से मुराद तो ये है कि A से E तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और E से C तक का डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए, तब जाके E जो है वो मिड पॉइंट पे होगा। सो AE शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू EC बिकॉज E जो है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट हमने कहाँ पे कहा हुआ है, गिवन में कहा हुआ है। तो आप ये लॉजिक भी देख सकते हैं कि E मिड पॉइंट है, और ये भी कह सकते हैं कि ये गिवन है बिकॉज मिड पॉइंट का जिक्र ही हमने गिवन में किया हुआ है। सो बोथ आर सेम। तो दो साइड्स इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। एक और चीज़ करनी है, तो मैंने DE और AE इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया है EC और इसको। अब देखते हैं अगर मैं इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये कॉन्ग्रुएंट कर दूं इसके साथ, तो साइड एंगल साइड पॉसिबिलिटी से हम कह सकते हैं कि जो है ये दोनों ट्रायंगल उसमें कॉन्ग्रुएंट है। सो हम कह देते हैं कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। बिल्कुल एग्जैक्टली यही एंगल है। तो 1 2 को क्यों कह सकते हैं, बिकॉज हम पिछली भी लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल प्रोड्यूस होती हैं
उनमें से जो अपोजिट एंगल होती हैं एक दूसरे को, उनको हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। अपोजिट कैसे हो सकती हैं? अगर एक ऊपर है तो दूसरी नीचे होगी, अगर एक राइट में है तो दूसरी लेफ्ट में होंगी। इसी तरह ये ऑपोजिट को अपोजिट हो सकती हैं। तो जो अपोजिट अपोजिट एंगल होंगी इनको हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, और ये आपस में क्या होती हैं? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। सो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि ये वाली जो साइड है ए सी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, डी एफ ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं 1 और 4 है या 1 और 2 है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो ये 3 चीज़ें मैं प्रूफ कर चुका हूँ, और ये तीनों चीज़ें कैसी हैं कि 2 साइड्स हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल है, किसी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हुआ है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से कि दिस ट्रायंगल ADE एंड CFE आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमने 3 चीज़ों के बेसिस पे कह दिया है कि ये ट्रायंगल, 3 एलिमेंट के बेसिस पे कह दिया है कि 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जो बाकी 3 एलिमेंट बच गए हैं उनमें से 2 एंगल हैं और एक साइड है, वो आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो उनमें से किसी एक का जिक्र कर देते हैं। अब हम तीनों का जिक्र भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो मुझे प्रूफ में हेल्प कर रहा है, मैं सिर्फ उसका जिक्र करूँगा। और वो कौन सी साइड है? वो है AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CF। इस ट्रायंगल में ये साइड रह गई है और इस ट्रायंगल में ये साइड रह गई है। सो ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये और ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो इसकी रीज़न क्या होगी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। लेकिन गिवन में हमने कहा हुआ है कि AD जो है वो अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए CF को, बिकॉज हम दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो जो रिमेनिंग 3 चीज़ें होंगी उनमें से एक साइड और 2 एंगल्स होंगी, वो भी आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। सो मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा, बाकी भी कॉन्ग्रुएंट हैं। सपोज़ अगर ये एंगल 3 रह गया तो ये भी 4 को कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल D रह गया तो ये भी एंगल F को कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन इनको मेंशन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे ये प्रूफ में मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इनका मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा। तो जो प्रूफ में हेल्प कर रहा है वो है AD साइड और CF साइड, इनको कॉन्ग्रुएंट करना। सो इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। उनकी रीज़न क्या होगी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब अगर हम गिवन में देखें तो गिवन में क्या मेंशन है कि AD जो है वो DB को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज गिवन में सिर्फ इतना लिखा गया है कि AB का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट D है, और मिड पॉइंट से हमें पता होता है कि मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है कि इससे लेफ्ट पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो पॉइंट होगा वहाँ तक का डिस्टेंस और एक्सट्रीम राइट तक जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। मींस D से A तक का डिस्टेंस और D से B तक का डिस्टेंस ये सेम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम एक दफ़ा कह रहे हैं कि AD कॉन्ग्रुएंट टू CF है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि AD जो है वो BD की कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉरस्पॉन्डिंग वाला रीज़न, दूसरा गिवन वाला रीज़न। अब अगर AD CF को भी कॉन्ग्रुएंट है और AD BD को भी कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी BD जो है वो CF को भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। सो हम क्या शो कर चुके हैं अभी तक कि BD जो है वो CF को कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, BD CF को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। अब अगर हम देखें AB जो है वो जो पूरा कम्प्लीटली AB है वो CF को पैरेलल भी है। अब क्यों पैरेलल है ये भी रीज़न दे देते हैं। अब देखें ये जो एंगल 3 है और एंगल 4 ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर 2 एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो और वो अल्टरनेट भी हों, क्लियरली 3 और 4 जो है वो अल्टरनेट भी हैं, 3 4 अल्टरनेट भी हैं और 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें जो हैं, ये जो अननोन लाइंस हैं, ये आपस में पैरेलल होंगी। बिकॉज बार बार रिपीट कर चुके हैं कि पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइंस को इंटरेक्ट करती है तो फिर जो एंगल क्रिएट होंगे वो अल्टरनेट एंगल होंगे और वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको हम बैक से आते हैं। 3 और 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। इट मीन्स ये लाइन जो है AB वाली और CF वाली ये आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। सो AB इज़ पैरेलल टू CF बिकॉज इन पे जो एंगल बने हैं 3 और 4 ये आपस में क्या है? अल्टरनेट एंगल हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। अब अगर ये वाली पूरी लाइन जो है AB, ये पूरी लाइन AB CF को पैरेलल है, तो इस AB का जो छोटा सा हिस्सा है DB, ये भी CF को पैरेलल होगा।
कॉमन सेंस की बात है, अगर पूरी लाइन दूसरी लाइन को कॉन्ग्रुएंट है तो उसका छोटा सा पार्ट जो होगा बी डी जो है वो भी सी एफ को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सो हमने अभी तक ये शो कर दिया है कि बी डी और सी एफ पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी सी डी एफ जो है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि जो पिछला थ्योरम हमने पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी 4 साइडेड शेप में क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं और कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम होगी। सो बी सी डी एफ जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या पिछली थ्योरम का हवाला भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर तो हमने तो सिर्फ इन दो साइड से कहा है कि ये पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं डी एफ और ये जो इसकी जो अपोजिट साइड है बी सी, ये भी एक दूसरे को पैरेलल भी होंगी और कॉन्ग्रुएंट भी होगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी एंड डी एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये भी हम कह सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इसकी रीज़न है। लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि डी ई को एक्सटेंड करें और इतना एक्सटेंड करें कि डी ई का डिस्टेंस और ई एफ का डिस्टेंस वो आपस में इक्वल हो जाए, मतलब ई जो हो वो डी एफ का मिड पॉइंट हो। सपोज ये डी ई है ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ और मैं सपोज करता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है, 2 cm लिख देते हैं। अब अगर मैं डी ई पॉइंट से थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, एफ पॉइंट तक जाऊँ और मैं कहूँ कि ये भी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो टोटल लाइन होगी डी से एफ तक ये 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ई इसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा या मिड पॉइंट हो जाएगा। और हमें पता है कि डी से ई तक अगर ई अगर मिड पॉइंट है तो डी से ई तक और डी से एफ तक ये एक दूसरे के क्या होंगे, हाफ डिस्टेंस, हाफ जो है ना वो मेजर होगी। बिकॉज अगर डी एफ 4 है तो डी ई 2 है, तो जाहिर है डी ई जो है वो डी एफ के हाफ है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डी ई जो है वो तो डी एफ के हाफ है, कंस्ट्रक्शन है। अब ये क्यों कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही ई को एफ तक एक्सटेंड किया था और हमने कहा था कि कितना एक्सटेंड करना है कि डी ई जो है वो इक्वल हो ई एफ के। सो अब अगर डी ई जो है वो डी एफ के हाफ है तो हम कह सकते हैं कि डी ई जो है वो बी सी का भी हाफ होगा। क्यों, क्योंकि बी सी जो है वो इक्वल है, सॉरी बी सी जो है वो इक्वल है डी एफ के, ऊपर हम कह चुके हैं। सो हमने प्रूफ क्या करना था इस थ्योरम में, एक ये प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल हो बी सी को, ये पैरेलल होना चाहिए बी सी को, और डी ई की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो बी सी की हाफ होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने पैरेलल प्रूफ कर दिए और यहाँ से हमने हाफ प्रूफ कर दिया है और इसके साथ ही थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 11.4 एंड देन 11.5 कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।